हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की कुछ हाइलाइट्स डिस्कस करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसकी समझेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर इज़ ड्रॉप्ड। तो जो +2 का बोर्ड सिस्टम है उसे ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है, एक्चुअली जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, इसमें ज़्यादा फोकस दिया गया है वोकेशनल एजुकेशन पे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे। ठीक है, इन चीज़ों पे फोकस दिया गया है। सो जो रोट लर्निंग है, इस कंसेप्ट को डिस्करेज किया गया है कहीं ना कहीं, कि जस्ट एक रट्टा मार के एग्ज़ाम दे देना। तो इसमें ये भी बात की गई है कि जो पेपर है वो इस अकॉर्डिंगली सेट किया जाएगा कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेमोराइजेशन ना उसमें करना पड़े, रट्टे ना लगाने पड़े। ठीक है, सो ऑल ओवर ये जो पॉलिसी है हमारी, ये इस बात पे फोकस करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए चीज़ों में। ये एक नीड थी इंडिया की बहुत देर से, बिकॉज हम अक्सर ही कहा करते थे कि जो फ़ॉरेन की दूसरे कंट्रीज़ की एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है इंडिया से, और इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे मार खा रहा है अपने एजुकेशन सिस्टम में। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ की है गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना के, और इसमें बहुत अच्छी चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम की बेटरमेंट के लिए नीडेड थी, बहुत देर से नीडेड थी। ठीक है, तो सेकंड जो इसका पॉइंट है, दैट इज़ न्यू स्कूल स्ट्रक्चर विल बी 5 3+3+4। अभी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपका स्कूल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि 5 ईयर्स तक, जैसे प्री स्कूल 5वीं क्लास तक प्री स्कूल रहेगा, 6 to 8 क्लास तक, मतलब 6, 7th 8th, ठीक है ना। सो मिड स्कूल आएगा, उसके बाद 9, 10th 11th क्लास हाई स्कूल में आएगी, एंड 12 ऑनवर्ड जो है वो ग्रेजुएशन में चली जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से ये न्यू स्ट्रक्चर जो है ये डिवाइड किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी, कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो, उसका न्यू अभी जो स्ट्रक्चर है वो क्या चल रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट बी रिमेंबर। ठीक है, सो इसके बाद एनी डिग्री विल बी ऑफ 4 ईयर्स। जो डिग्री कोर्सेज है वो 4 ईयर्स के कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जो डिग्री कोर्सेज हैं वो सारे डिग्री कोर्सेज 4 ईयर्स, देखो इसमें अगर तो आप 3 ईयर्स की बैचलर डिग्री ले रहे हैं, अगर आप 3 ईयर्स की बैचलर डिग्री ले रहे हैं तो जो मास्टर्स है वो 2 साल की रहेगी। अगर जो बैचलर डिग्री है वो आप 4 साल की कर रहे हैं, तो इसमें जो 4th ईयर है उसमें आपको रिसर्च का भी इसमें डिग्री दी जाएगी। ठीक है, सो फिर जो आपकी मास्टर्स है, जो एमए वगैरह है, वो 1 साल की हो जाएगी। तो इस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है कि अगर 4 साल तक कोई ग्रेजुएशन करता है तो जो 1 साल है एक्स्ट्रा, उसे ये रिसर्च डिग्री दी जाएगी। इसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा आपको। देखो, उसके बाद है 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल। सो 6th स्टैंडर्ड के बाद जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो अवेलेबल होंगे। इसमें ये भी चीज़ बोली गई कि 10 दिन होंगे स्टूडेंट्स के मंथली, वो बैगलेस डेज होंगे, मतलब उन्हें बैग लेके आने की स्कूल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उन्हें जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है चीज़ों की वो दी जाएगी। कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी वो हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद फ्रॉम 8th to 11 स्टैंडर्ड्स 11 स्टूडेंट्स कैन चूज़ सब्जेक्ट्स। सो 8वीं से 11वीं तक जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, उन्हें इसकी फ्रीडम जो है वो दी गई। इसके बाद है ऑल ग्रेजुएशन कोर्स विल हैव मेजर एंड माइनर। जो ग्रेजुएशन कोर्स होंगे उसमें मेजर एंड माइनर जो हैं वो होंगे। जैसे कि एक साइंस स्टूडेंट है, अब उसने साइंस सब्जेक्ट्स लिए हैं लेकिन उसे किसी और सब्जेक्ट्स में भी इंटरेस्ट है, जैसे कि मेरी स्ट्रीम साइंस है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में भी इंटरेस्ट है और मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं उसे एज ए माइनर सब्जेक्ट रख सकती हूँ। ठीक है, सो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि साइंस स्टूडेंट को जस्ट साइंस सब्जेक्ट्स ही पढ़ेंगे। वो अपने मतलब अपनी बेटरमेंट के लिए माइनर सब्जेक्ट्स और भी ह्यूमैनिटीज़ वाले भी चूज़ कर सकता है। ठीक है, सो जो सारी हायर एजुकेशन है उसे एक अथॉरिटी ही गवर्न करेगी। उसके बाद है 6% ऑफ द GDP विल बी स्पेंड ऑन एजुकेशन। दैट इज़ वेरी
इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब प्रेजेंटली इंडिया का 3% जीडीपी जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पे लगाती है, जो कि बहुत ही कम है डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले। डेवलप्ड कंट्रीज़ अपनी जीडीपी का काफ़ी % एजुकेशन पे लगा रही हैं, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया ने भी ये डिसीज़न लिया फाइनली अपना 6% जीडीपी एजुकेशन पे लगाने का। ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट इज़ ऑल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट, प्राइवेट, ओपन एंड डीम्ड, वोकेशनल एटसेट्रा विल सेम ग्रेडिंग एंड अदर रूल्स। सो जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हैं चाहे प्राइवेट हैं, उनकी ग्रेडिंग के रूल्स जो हैं वो सेम होंगे। सो न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड विल बी सेटअप फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टीचर्स इन ए कंट्री, नो स्टेट कैन चेंज। यहाँ पे इस चीज़ पे थोड़ा सा डिबेट भी चल रहा है। डिबेट क्या चल रहा है कि ये बात बोली गई है कि एक न्यू टीचर ट्रेनिंग का बोर्ड तो सेट किया जाएगा, जिसमें जो सारे कंट्री के टीचर्स हैं उन्हें ऐड किया जाएगा उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे लिखा है नो स्टेट कैन चेंज, कोई भी स्टेट इसे चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे स्टेट को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि जैसे हमारे इंडिया में डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग चलती है, यहाँ पे स्टेट को भी पावर्स दी जाती हैं। तो यहाँ पे स्टेट की पावर, स्टेट की ऑटोनॉमी कहाँ गई? ठीक है, इस पे क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स का ऐसा भी कहना है कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले, इस पॉलिसी को सामने लाने से पहले कहीं भी स्टेट्स की सलाह नहीं ली गई, स्टेट्स को बीच में इंक्लूड नहीं किया गया। तो यहाँ पे स्टेट्स की ऑटोनॉमी पे सवाल खड़ा होता है कि स्टेट्स भी जो हैं वो उनको भी सेम पावर्स हैं, जितनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं, तो स्टेट का भी इसमें कुछ हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे स्टेट की पावर्स कहाँ गई, जहाँ पे साफ ही लिख दिया गया कि कोई भी स्टेट इसे चेंज नहीं कर सकती। तो मतलब इस पॉलिसी को सेटअप करने में भी स्टेट्स की कंसल्टेंसी जो है वो नहीं ली गई। तो इसका मतलब कि जो फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो सेंट्रलाइजेशन के सिद्धांत पे चल रही है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स की को आज़ादी नहीं दी गई कुछ करने की, यहाँ तक कि स्टेट्स की कंसल्टेंसी भी नहीं ली गई। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू बेसिक लर्निंग प्रोग्राम विल बी क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट फॉर पेरेंट्स टू टीच चिल्ड्रन अप टू 3 years इन होम एंड फॉर प्री स्कूल 3 to 6। तो यहाँ पे न्यू एक बेसिक लर्निंग प्रोग्राम की बात की गई है जो गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया है पेरेंट्स के लिए, कि 3 years तक जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उन्हें घर पे किस तरह से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स। अब इसका क्या मतलब है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही अच्छा पॉइंट है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में। ये बहुत ही अच्छा एक चेंज है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स। ये किस तरह से होगा? देखो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है जिसने बीए में एडमिशन ली है, लेकिन उसे फर्स्ट ईयर बीए में कंप्लीट करने के बाद ऐसा लगा कि मुझे ये कोर्स अच्छा नहीं लगा, मैं कोई और कोर्स में इंटरेस्टेड था लेकिन मैंने गलती से ये कोर्स ले लिया, ऐसा कुछ लगता है। तो अगर वो 1 साल के बाद भी बीए को बीच में छोड़ देता है तो उसे यहाँ पे एक सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा, मतलब जितनी भी अब तक उसने पढ़ाई की। तो आगे हमारे यहाँ क्या होता था कि अगर स्टूडेंट जितनी देर 3 साल पूरे नहीं करता तो उसकी कोई भी एजुकेशन नहीं मानी जाती थी। जैसे वो जस्ट एक +2 पास माना जाता था अगर वो बीए के फर्स्ट ईयर में या बीए के 3 साल कंप्लीट होने से पहले बीच में ही कोर्स को छोड़ देता है, तो वो जस्ट +2 पास माना जाता था, उसे एक्स्ट्रा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक्चुअली डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है कि अगर किसी ने 1 साल बीए का कंप्लीट कर लिया है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर उसने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो उसे यहाँ पे डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल कंप्लीट करने पे उसे डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा एंड 4 साल कंप्लीट करने पे, जैसे कि आगे बताया, उसे रिसर्च की डिग्री जो है वो मिलेगी। क्लियर? सो इस तरह का ये रूल जो है ये कर दिया गया। आगे चलते हैं। क्रेडिट सिस्टम फॉर ग्रेजुएशन, फॉर ईच ईयर स्टूडेंट विल गेट सम क्रेडिट्स which he can utilize if he takes break in course and come back again to complete course। अब ये भी बहुत अच्छी एक बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन का कोई स्टूडेंट है, उसने कोर्स बीच में छोड़ दिया या किसी और कोर्स में वो एडमिशन लेना चाहता है 1 साल के बाद, तो इसमें उसे इसके क्रेडिट्स मिलेंगे। और अगर वो किसी और कोर्स में एडमिशन ले रहा है तो वो क्रेडिट्स उसके उस कोर्स में काउंट हो जाएंगे। या फिर अगर उसने 1 साल के बाद ब्रेक ले लिया और दोबारा से उसने ये कोर्स ज्वाइन किया तो उसके 1 साल वाले जो क्रेडिट्स हैं वो ज़रूर काउंट हो जाएंगे। ठीक है, वो कहीं नहीं जाएंगे।
इसके बाद आल स्कूल एग्ज़ाम्स विल बी सेमेस्टर वाइज ट्वाइस ए ईयर। तो जो स्कूल एग्ज़ाम्स हैं वो सेमेस्टर वाइज कर दिए गए, मतलब 2 बार एग्ज़ाम्स होंगे। इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा लॉजिक ये है कि एक बार एग्ज़ाम होने पे स्टूडेंट्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, पूरे के पूरे सिलेबस का एग्ज़ाम उन्हें एक ही बार देना पड़ता है। अब सेमेस्टर वाइज में क्या होता है कि सिलेबस जो है वो डिवाइड हो जाता है 50% में। इससे स्टूडेंट पे एक ही बार में सारे सिलेबस का एग्ज़ाम देने का प्रेशर नहीं रहता। 50% सिलेबस का एग्ज़ाम पहले हो जाता है, 50% का बाद में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द सिलेबस विल बी रिड्यूस्ड टू द कोर नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट ओनली। तो जो सिलेबस है उसे इस तरह से रिड्यूस कर दिया गया कि उसमें एक ही सब्जेक्ट की कोर नॉलेज जो हो वो ज़रूरी बना दी गई है। अब यहाँ पे ये बात रखी जाती थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मल्टीपल ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और सभी सब्जेक्ट्स में उन्हें अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है उसे इस तरह से रिड्यूस कर दिया जाएगा कि उसमें एक ही सब्जेक्ट की कोर नॉलेज आपके लिए ज़रूरी कर दी जाएगी, ठीक है। सो सारे सब्जेक्ट्स की इक्वली कोर नॉलेज आपको नीडेड नहीं होगी। इसके बाद है मोर फोकस ऑन स्टूडेंट प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन नॉलेज। तो स्टूडेंट की प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन नॉलेज पे बहुत फोकस दिया गया। डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये चीज़ ही होती है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी थेरेटिकल चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता कि वो कितना अच्छा रट्टा लगा सकते हैं, कितना अच्छा क्रैम कर सकते हैं, मेमोराइज कितना अच्छा कर सकते हैं, बल्कि उनकी प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है कि वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं उस चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ फोकस किया जाएगा। उसके बाद फॉर एनी ग्रेजुएशन कोर्स इफ़ स्टूडेंट, अब ये वही बात जो मैंने आपको बताई है अभी, फॉर एनी ग्रेजुएशन कोर्स इफ़ स्टूडेंट कंप्लीट ओनली 1 ईयर ही विल गेट ए बेसिक सर्टिफिकेट। सो 1 साल अगर वो कंप्लीट करता है तो उसे एक बेसिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो 2 साल कंप्लीट करता है तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एंड अगर फुल कोर्स कंप्लीट किया जाता है तो उसे डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। तो किसी भी तरह का कोई भी साल स्टूडेंट का वेस्ट नहीं जाएगा अगर वो बीच में ही कोर्स को छोड़ देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड। अच्छा, अभी मैंने ऊपर आपसे एक पॉइंट डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो 6th ऑनवर्ड जो स्टूडेंट हैं उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। जब मैंने आपको बताया था कि ये 10 दिन ऐसे होंगे जब स्टूडेंट्स को बैगलेस स्कूल में आना होगा, ठीक है, बैग के बिना आना होगा, और इन 10 दिनों में उन्हें यही प्रोफेशंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। देखो, जो इंडिया है, इंडियंस का थोड़ा माइंडसेट है कि जो ये वाले प्रोफेशंस होते हैं जैसे कारपेंट्री का, ये जो प्लम्बर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, इनका प्रोफेशन थोड़ा डाउन समझा जाता है, ठीक है। और कभी भी कोई पेरेंट नहीं चाहता कि उनका बेटा या बेटी कारपेंटर या प्लम्बर इस लाइन में जाए। तो लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें ऐसा नहीं होता, उन्हें इन लोगों को भी बराबर की रिस्पेक्ट एक सोसाइटी में मिलती है और इनका प्रोफेशन भी बाकी प्रोफेशंस के मुकाबले ही अच्छा माना जाता है, बिकॉज़ ये भी एक आर्ट होता है और ये आर्ट सीखना हर किसी के बस की बात नहीं होती, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जस्ट इसी माइंडसेट को बदलने के लिए अभी यहाँ पे ये बात बोली है कि जो 6th ऑनवर्ड स्टूडेंट हैं उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग इन चीज़ों में प्रोवाइड की जाएगी। 10 दिन वो बैकलेस स्कूल में आएंगे और इन 10 दिनों में उन्हें प्रैक्टिकल इन चीज़ों को सिखाया जाएगा, किस तरह से कारपेंट्री की जाती है, प्लम्बर किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिसिटी का काम किस तरह से किया जाता है, एक्सेट्रा। ऐसे और भी कई प्रोफेशंस जो लोगों की नज़रिए में ऐसे समझे जाते हैं कि शायद इनसे कुछ कर नहीं सकता कोई इंसान, लेकिन वाकया ही में ये अच्छे प्रोफेशंस होते हैं और हमें अच्छी अर्निंग भी देते हैं। तो लोगों का माइंडसेट बदलने के लिए एंड उनमें आर्टिस्टिक स्किल्स भरने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया। ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सेल्फ असेसमेंट ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स। इसमें अभी क्या कहा गया कि जैसे कि एक क्लास के एंड में स्टूडेंट को एक मार्कशीट मिलती है, एक रिपोर्ट कार्ड मिलती है, तो अभी तक ये मार्कशीट जो है ये एक टीचर के द्वारा ही इवैल्यूएट की जाती थी। टीचर ही स्टूडेंट को ग्रेड देता था कि स्टूडेंट कितना कैपेबल है, उसके रिपोर्ट कार्ड पे जस्ट टीचर की असेसमेंट लिखी जाती थी। तो अब ऐसा जो रूल है लागू कर दिया जाएगा कि जो वो रिपोर्ट कार्ड है उसमें स्टूडेंट की खुद की सेल्फ असेसमेंट भी लागू कर दी जाए कि स्टूडेंट खुद में एनालाइज करे कि वो कितने पानी में है, उसने कितना इम्प्रूव किया। और सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि जो उसके क्लासमेट हैं वो भी उस स्टूडेंट को, उस पर्टिकुलर चिल्ड्रन को, उस पर्टिकुलर बच्चे को इवैल्यूएट करेंगे कि इस स्टूडेंट ने हमारी क्लास में कितना इम्प्रूव किया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ टीचर की असेसमेंट काम नहीं करेगी, स्टूडेंट की भी असेसमेंट एंड जो उसके कोलीग्स हैं उसके साथ पढ़ते हैं उनकी भी असेसमेंट कहीं ना कहीं उसके रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा बनेगी।
तो एक्चुअल में ये चीज़ क्यों रखी गई, क्योंकि चलो +2 तक तो हमें जो टीचर्स हैं वो इवेलुएट करते हैं या ग्रेजुएशन तक करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद जब बच्चे स्कूल कॉलेज से बाहर निकल आते हैं तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उन्हें कोई इवेलुएट करने वाला नहीं होता, ठीक है। उन्हें खुद को खुद ही इवेलुएट करना पड़ता है। तो जस्ट पहले ही स्टूडेंट्स को इसकी आदत डालने के लिए कि वो खुद को इवेलुएट करना सीखें, ठीक है, तो ऐसा रूल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया। क्लियर। तो ये कुछ मेजर हाइलाइट्स थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। सो होपफुली आपको ये अच्छे लगे हैं, मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली यू लाइक दैट वीडियो। थैंक यू।